नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान पढ़ रहे हैं, तो माधव निदान में हम लोगों ने पक्षाघात इस व्याधि पे बहुत ज्यादा अच्छे से चर्चा किया था लास्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग पक्षाघात के साध्य असाध्य लक्षण देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो कौन से पेशेंट साध्य होते हैं, कौन से पेशेंट असाध्य होते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग जानेंगे तो फिर हम लोग को एक आइडिया आ जाता है कि हाँ, ये पेशेंट को हम ट्रीटमेंट करेंगे तो इतना सफलता मिलेगा। जो असाध्य पेशेंट है उनको भी हम ठीक करने का कोशिश तो करेंगे, लेकिन हम एक बार उनके घर वालों को हम बोल देते हैं कि हाँ, ऐसा असाध्य है, हम कोशिश कर रहे हैं। सभी पेशेंट साध्य हैं ऐसा नहीं है, कुछ असाध्य अवस्था में है, यह हमें खुद भी मालूम होना चाहिए, तभी हम पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं। तो 42 43 नंबर का श्लोक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देखिए। इसमें ऐसा बताया कि दाह संताप मूर्छा स्योर्वायो पित्त समन्विते शैत्य शोत गुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते शुद्ध वात हतम पक्षम कृच साध्यतमम विदुः साध्यमन्यन संयुक्तम असाध्यम क्षय हेतुकम। मतलब पक्षाघात में वायु यदि पित्त के साथ संयुक्त होता है तो क्या क्या सिम्टम होते हैं? तो दाह होता है, संताप होता है, दाह संताप, और एक मिनट रुकिए, मूर्छा और मूर्छा होती है, दाह संताप और मूर्छा होती है। और यदि कफ के साथ संयुक्त होता है तो शीत होता है, मतलब पूरे बॉडी में ठंडापन ऐसे फील होता है, स्वेलिंग होती है, शोथ होता है और भारीपन होता है। केवल वायु का, शुद्ध वायु का पक्षाघात होता है वो कष्ट साध्य होता है, और कफ अथवा पित्त के साथ संयुक्त होने से साध्य होता है। अगर धातुओं के साथ क्षीणता हो जाए, क्षीणता के कारण प्रकोपित वातजन्य जो पक्षाघात है वह असाध्य होता है। इस पर टिप्पणी क्या लिखा है कि शुद्ध वातजन पक्षाघात भी तीसरी कोटि का कृच साध्य है, अर्थात असाध्य ही समझना चाहिए। अत्यंत परिश्रम से ही शायद ही अच्छा होता है। तो जब हम साध्य साध्यता समझ लेते हैं तो फिर हम चिकित्सा करते हैं ना, तो हमें एक आइडिया रहता है। अभी आप लोग के भी प्रैक्टिस में आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के क्या, हमारे जो बड़े बड़े गुरु लोग हुए हैं, हमारे जमदग्नि सर के, तो उधर भी 100% सभी को हम ठीक की कर देंगे, हम परमात्मा बन गए, साईं बाबा बन गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। परमात्मा ने हमें दिया है, मतलब हमें नॉलेज दिया है, लेकिन एक लिमिटेशन भी दिया है कि कौन साध्य पेशेंट होते हैं, कौन असाध्य पेशेंट होते हैं। तो और मधुकोशकार टीका क्या क्या बोलते हैं कि तस्यैव साध्य सदित्व ज्ञानार्थम महा दाहित्यादि एतच्च लक्षणम अन्यत्रापि वात रोगे द्रष्टव्यम अतएव सामान्यन वातविति कृतवान शुद्धः केवलः अन्येनेति कफेन पित्तेन वा क्षय हेतुकमिति धातु क्षय कुपित शुद्ध वातजमिति। इसका मतलब ये है कि इसी पूर्वक पक्षवद की साध्य सद्य अवस्था का निर्देश करते हुए लिखते हैं कि दाहित्यादि, यद्यपि दाह संताप आदि साध्य सद्य लक्षण का निर्देश पक्षवद में ही कर दिया है, किंतु यह लक्षण सामान्यतया
संपूर्ण वात रोगों में चरितार्थ होता है, ऐसा समझना चाहिए। और इन्होंने जो बताया है कि पित्त के वजह से दाह, संताप, मूर्छा होती है, तो ये हर वात व्याधि जो है, अर्दित वात हो गया या फिर आक्षेपक हो गया, उसमें दाह, संताप, मूर्छा अगर होगा तो पित्त का अनुबंध होगा। और अगर कफ का होगा तो शीत, शोथ और भारीपन होगा। ये हर वात व्याधि में आता है, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सामान्य रूप से वायु इस पद का निर्देश किया है। शुद्ध शब्द से दोषांतर संसर्ग रहित केवल वायु का ग्रहण होता है। अन्येन अर्थात कफ अथवा पित्त से संयुक्त होकर क्षय हेतुकम अर्थात धातु क्षय से प्रकोपित शुद्ध वायु से उत्पन्न असाध्य होता है। इसमें और बता रहे हैं कि पित्त युक्त वायु के प्रकोप से वात लक्षणों के अतिरिक्त दाह, संताप और मूर्छा आदि पित्त के उपद्रव हो जाया करते हैं। इसी प्रकार जब वायु के साथ कफ का प्रकोप होता है तो शैत्य होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडापन आ जाता है, सर्दी होता है, सूजन हो जाती है बहुत ज्यादा, गुरुता होती है, शरीर में भारीपन होता है और कफ के उपद्रव हो जाते हैं। इन वात रोगों में विशेषतः पक्षाघात में यदि शुद्ध वायु का प्रकोप होगा तो वह अत्यंत कष्ट साध्य समझना चाहिए। यदि पित्तादि दोषों में एक या दोनों का संसर्ग होगा तो रोग साध्य होगा। अगर एक रहा, पित्त का अनुबंध रहा या कफ का, तो वह साध्य होगा। उसी तरह से शरीर धातुओं का क्षय जब हो जाता है, इतना धातुओं का क्षय होता है अनुलोम क्षय या प्रतिलोम क्षय से, अगर बहुत ज्यादा क्षय हो गया तब रोगी ऐसी अवस्था में पक्षाघात असाध्य होता है। इसको समझना चाहिए। मेरे खुद के भी प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जो बहुत ज्यादा असाध्य पेशेंट थे, पैरालिसिस के ही खासकर। उनका आवाज चला गया था, वोकल कॉर्ड में भी उनको पैरालिसिस हो गया था, उसके सिम्टम शायद दिख रहे थे, तो वो आवाज भी नहीं ठीक हो पाई उनकी। मैंने बहुत ट्राई किया और मैंने अपने सर के भी प्रैक्टिस में देखा है कि और वो भी कैसे पेशेंट थे जो बहुत ज्यादा धातु क्षीणता हो गई थी, तो उनके हमारे सर के भी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट नहीं ठीक हुए। तो इसीलिए हमारे सर बोलते हैं कि साध्य साध्यता पे जरूर ध्यान दो और पेशेंट से कंसर्न दिखा के दो, और पेशेंट को बोल दो कि हम ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं असाध्य पेशेंट को, लेकिन ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, कितना इंप्रूव होगा कितना नहीं होगा, उसकी हम कोई गारंटी नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे जरूर। तो जो पेशेंट मानते हैं वो ठीक है, जो नहीं मानते हैं वो ठीक है, लेकिन हमें ये आइडिया रहना चाहिए। अभी हम मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग बताइए कुछ आपके अनुभव, क्योंकि सभी लोग प्रैक्टिशनर हैं, कुछ ना कुछ अनुभव सबको आया होगा। कंचन मैम, आपके कुछ अनुभव आए हैं असाध्य पैरालिसिस के पेशेंट का? जी सर, ऐसे है सर, मतलब एक पेशेंट मुझे अभी भी याद है, काफी साल मेरे पास आया था, ओल्ड एज था। तो जैसे आपने अभी बताया ना कि शुद्ध वायु के वजह से है या फिर उसके साथ वायु, पित्त और कफ का संबंध है, तो ये तो डायग्नोस नहीं कर पाई थी तब। पर अभी आप जैसे सिखा रहे हो तो ऐसा लगता है वो शुद्ध वात का ही होगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत, मतलब बहुत कोशिश की मैंने, पर मुझे कहीं पे भी रिजल्ट नहीं दिखता था। पर वो बहुत आशा लेके आते थे वो अंकल, 70 एज से करीब करीब। वो आते थे तो बिल्कुल टेढ़ा चल के आते थे, एक पैर से, मतलब एक पैर घिस घिस के आते थे। और जो वन साइड उनकी, मतलब राइट साइड उनकी पूरी पैरालाइज थी, तो जो हाथ था ना वो पूरा ऐसे बॉडी के पास चिपका हुआ था, और वो हाथ उनका, उनके हाथ से भी वो हिलाने की कोशिश करते थे तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे लकड़े के जैसा हो गया था। पर वो चाहते थे कि मुझे कि कुछ ना कुछ ही इसमें इम्प्रूवमेंट करे। फिजियो कर रहे थे, मेरे पास आ रहे थे, सब मेडिसिन खिला रही थी, फिर भी कहीं पे भी फायदा नहीं दिखा मुझे सर। वो पूरा 1 साल मेरे से ट्रीटमेंट लिए, पर पता नहीं फिर बाद में वो कुछ तो भी, उनका कोकर में गाँव है, वो शिफ्ट हो गए शायद वहां पे। और एक पेशेंट है, मेरी फ्रेंड का भाई है, तो वो हार्डली 30 वगैरह साल का होगा, वो यूके में रहते थे। तो खुद डॉक्टर थे वो, हस्बैंड वाइफ ही डॉक्टर थे। तो उनको पता नहीं वहां पे क्या बोला गया कि कुछ फीवर आया, और फिर उनका ना जैसे कि कमर के नीचे वाला पूरा भाग पैरालाइज्ड हो गया था। तो अभी 20 साल हो गया वो करीब करीब, वो अभी भी ठीक नहीं हुए सर। खुद डॉक्टर है वहां पे, एकदम अच्छी अच्छी मतलब ट्रीटमेंट मिल रही थी उनको, फिर भी वो ठीक नहीं हुए सर। और एक जैसे अर्दित होता है वो तो मैंने ठीक होता हुआ दिखा है। पैरालिसिस के पेशेंट भी बहुत सारे मैंने खुद ठीक होते हुए, एक तो पेशेंट था जो कि बेड रिडन था, उसके घर वाले आए थे कि कुछ मेडिसिन दो करके। तो ऐसे मैंने उसको 3 महीना मेडिसिन जस्ट ऑन फोन पे बात करके दिया था। तो वो चौथे महीने में मेरे पास चल के आया था पेशेंट। ऐसा भी पेशेंट मैंने देखा हुआ है कि जिसे मैंने
देखा भी नहीं था, और मैंने जस्ट एक शमन चिकित्सा चलाई थी, और जो जो उनको बोला था वो उसके हिसाब से वो मेरे पास चल के आया था। पर ऐसे भी पेशेंट देखे हैं मैंने कि जो मैं देख भी रही थी कि मैं इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे भी पेशेंट होते हैं सर। असाध्य, जिसे हम असाध्य ही बोलेंगे कि ये कितना भी कोशिश करें हम उसको उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। जी सर। जी। नहीं, और तो असाध्यता में क्या ऐसे टिपिकल आपको सिम्टम्स दिखे कि मतलब उनको ऐसे धातु क्षीणता जो बोला है वो दिख रहा था क्या आपको? हाँ, मोस्टली जैसे अभी आप पढ़ा रहे हो ना, तो मैं वही सोचती थी कि हमेशा ये पेशेंट क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो मुझे अभी लग रहा है कि वो शुद्ध वात वाला ही होगा, क्योंकि एज भी वायु का था, और वो वात के काल में ही उनको मतलब 4-5 साल से हुआ हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो वायु वाला ही होगा। और सब मतलब ये जो उसके जो अंग थे ना, बिल्कुल जैसे लकड़े के जैसे सूखे हुए से, जैसे बल नहीं है पेशेंट में, ऐसे ही पेशेंट में देखती हूँ कि वो साध्य नहीं हुआ है। जो जो थोड़े से बलवान पेशेंट रहते हैं ना, तो उनमें और थोड़ा मोरली अंदर से भी वो स्ट्रांग होते हैं ना, तो उनमें वो थोड़ा सा बीमारी साध्य होते हुए दिखता है। पर कुछ कुछ पेशेंट जो ऐसे मोरली भी स्ट्रांग नहीं होते, उनमें नहीं दिखता है वो। बराबर। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ अनुभव है तो बताइए। प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर वंदना मैम, डॉक्टर विनीता चौहान जी, आप लोग कुछ बताइए। आप लोग के कुछ एक्सपीरियंस है ऐसे जो असाध्य पेशेंट है पैरालिसिस के, आपने कितना भी ट्राई किया, कितना भी किया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पाए? आपके पास भी नहीं हुए, कहीं एलोपैथी में भी नहीं ठीक हुए, ऐसे देखे हैं तो बताइए प्लीज। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिएगा फिर आप बताइएगा। हम लोग तो ये पढ़ते रहते हैं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अभी हम अर्धितवात के लक्षण देखते हैं, फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस के बारे में जो बताया है माधव निदान में, वह एकदम एकदम ऐसा है कि मतलब सीखने लायक है। अर्धितवात, ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं, बेल्स पाल्सी, फेशियल पैरालिसिस के। तो हम लोग अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर अनुरिता मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट है पैरालिसिस के जो असाध्य पेशेंट थे और ठीक ही नहीं हो पाए? अनुरिता मैम आप बताइए, नहीं तो सर फिर हम वैसे आगे भी बढ़ते हैं। जी। आते हैं सर, ऐसे भी आते हैं क्योंकि बहुत तो क्रॉनिक रहते उसमें हैं क्या और काफी ऐसे सारा टिपिकल कॉम्प्लिकेशंस। टिपिकल सिम्टम क्या दिखाई दिए आपको कि आपको ऐसे हो गया कि अब ये नहीं होंगे? क्या सिम्टम्स थे? नहीं सर, ऐसे असाध्य एकदम करके नहीं आए हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में आके जिनको पैरालिसिस हुआ है, कुछ ही कॉम्प्लिकेशन में गए हैं, जिसको कंप्लीट ट्रीटमेंट करने का चांस नहीं मिला, देवर विद एलोपैथी पीपल, वहां पे नहीं हम कुछ कर पाए हैं। सामने मैंने अटैक आते हुए देखा है और उसके बाद में पेशेंट कोमा और इसमें चला है, तो वहां पे जहाँ पे चांस नहीं मिला तो वो नहीं मतलब। ठीक है, ठीक है। अभी आप ना 44 और 45 46 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं? अर्धितवात क्यों होता है, यहाँ पे निदान बताया और फिर संप्राप्ति बताया। उच्चर व्याहरतो अत्यर्थम स्वादतः कठिनानि वा, हसतो जृंभतो वापि भारा विषम शायिनः, शिरो नासौष्ट चिबुक ललाटे वेक्षण संदिगः, अर्ध्यत्यानिलो वक्त्रम अर्धितम जन्यत्यतः, वक्री भवति वक्त्रार्धम ग्रीवा चाप्य प्रवर्तते, शिरश्चलति वाक्संगो नेत्रादीनां च व्याकृतम, ग्रीवा चिबुक दंतानां तस्मिन् पार्श्वे च वेदना, यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुर्नेत्र माबिलम, वायुरूर्ध्वं त्वचि स्वापस्तोदो मन्यहनुग्रहः, तमार्दितमिति प्राहु व्याधिम व्याधि विचक्षणः। इतना बढ़िया बता रहे हैं। इन्होंने हेतु बताया कि जो इंसान ऊंचे स्वर से अत्यंत बोलते हुए, कठिन चीजें खाते हुए, हंसते हुए या जम्भाई लेते हुए, भारी बोझ ढोते हुए, अथवा ऊंचे नीचे स्थान पे सोते हुए, ऊंचा नीचा स्थान पे कैसे भी विषम सोया हुआ है, मनुष्य के सिर, नाक, होंठ, ठोड़ी, ललाट और नेत्रों के संधियों से प्राप्त वायु मुख को अर्धित कर देता है, अर्धित पीड़ित कर देता है। यहाँ पे वायु का ही प्रकोप है मेन। उस वायु का आधा मुंह टेढ़ा हो जाता है, ग्रीवा भी टेढ़ी हो जाती है, सिर हिलने लगता है, बोलने की शक्ति नष्ट हो जाती है, नासिक नेत्र और नासिका आदि में विकार हो जाता है, अर्थात पीड़ा होती है, और फड़कते या टेढ़े हो जाते हैं। फड़कना को फेसिकुलेशन ऐसे बोलते हैं कि वहां पे ऐसे अंदर ही अंदर स्पंदन होते रहता है, स्फुरन होते रहता है, और टेढ़े रहते हैं। जिस भाग में अर्धित होता है उसको ग्रीवा चिबुक, दांतों में पीड़ा होती है,
जिसके पूर्व रूप में, अब पूर्व रूप भी बता रहे हैं कि पूर्व रूप में रोमहर्ष होता है, कंपकपी होती है, नेत्रों में मैलापन होता है, वायु का ऊर्ध्वगमन होता है, त्वचा में शून्यता होती है, सुई चुभने की पीड़ा होती है, मन्याग्रह और हनुग्रह होता है। मन्याग्रह मतलब मन्या प्रदेश जो है, वो पूरा शोल्डर वगैरह एरिया जो है ना वो स्टिफ हो जाता है बहुत ज्यादा। हनुग्रह मतलब सब मैंडिबुलर ज्वाइंट वो पूरी तरह से ये स्टिफ हो जाता है। ऐसे रोगी को अर्धित रोग का है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि अर्धितम महा उच्चैर इत्यादि, अर्धयति पीड़यति अपवर्तते वक्री भवति चलति कंपते। एक एक शब्द का मतलब बता रहे हैं। वाक् संगो निर्गमो वचनस्य आदि शब्देन भूग्रंडादीनां ग्रहणम व्याकृतम वेदना स्फुरणम वक्रत्वादिकम ग्रीवेत्यादि यस्मिन् पार्श्वेदितम तस्मिन् ग्रीवादीनां वेदनेति योज्यम तंत्रांतरे तु मुखार्ध शरीरार्ध व्यापको अप्यार्धिता पठितः यदा दृढ़बला अर्धे तस्मिन् मुखार्धे वा केवले स्याद् अर्धितम् इति ननु यदेवं तदा अर्थितार्धंगवायोः वातयोः को भेदः उच्यते वेगत्वानार्धिते केचिद् वा वेदना भवति अर्थांगवाते तु सर्वदेवेति भेदः अथवा यथोक्तः सर्वलिंगोऽर्धिस्तत् विपरीतत्वार्थांगवात इत्याहुः सुश्रुतेन तु मुखमात्र इवार्धिता पीडितः पठितः अर्धशरीरस्यार्धांगवातेन लभत्वात् सैवात्र माधवेन लिखितः। मतलब अर्धित के लक्षण क्या बोलते हैं? उच्चैर इत्यादि। अर्हयति अर्थात वायु उस भाग को पीड़ित कर देता है। अपवर्तते का मतलब है मुख टेढ़ा हो जाता है। चलती मतलब कांपता है। वाक संगो मतलब मनुष्य ठीक ठीक बोल नहीं पाता है, जबान रुक जाती है और अक्षर स्पष्ट नहीं बोले जा सकते हैं। मतलब वोकल कॉर्ड में इसका इफेक्ट होता है। फिर बोल रहे हैं आदि शब्द से भौं और गंड आदि का प्रत्यंगों का ग्रहण किया जाता है। मतलब आईब्रोज भी टेढ़े हो जाते हैं, गला भी जो है वो भी टेढ़ा हो जाता है। वैकृतम मतलब पीड़ा होती है, पीड़ित प्रदेश फड़कता है और मुख का वो भाग टेढ़ा हो जाता है। ग्रीवेत्यादि जब बोलते हैं इसका मतलब है कि जिस ओर अर्धित्व है उस ओर की ग्रीवादि अंग प्रत्यंगों में पीड़ा होती है। तत्रांतर में मुख के समान अर्ध शरीरार्ध व्यापी अर्धित भी माना जाता है, जैसे कि आचार्य दृढ़बल कहते हैं कि अर्धे तस्मिन इत्यादि आधे शरीर में अथवा केवल मुखार्ध में अर्धित रोग हुआ करता है इति। और इसमें प्रश्न उठता है कि यदि अर्धित भी पक्षवत के समान स्तनार्ध शरीर में व्याप्त हो जाता है तब अर्धित और अर्धांगवात में परस्पर क्या भेद हुआ? मतलब अर्धांगवात देख रहे हैं और अर्धितवात देख रहे हैं, इसमें क्या भेद हुआ? क्योंकि सारे सिम्टम तो एक जैसे हैं। इसका समाधान लिखते हुए कहते हैं कि अर्धित का वेग हुआ करता है, वेग के समान में अर्धित में पीड़ा होती है। वेग टल जाने पे शरीर स्वस्थ दिखता है, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, किंतु पक्षाघात में सदैव पीड़ा होती रहती है। यही इन दोनों में परस्पर वेद, मतलब पेनफुल रहता है पक्षाघात। अर्धित में पेन नहीं रहता है, उसमें झटका आया उसके बाद में वेग चला गया तो पेशेंट ठीक रहेगा। ऐसा माधव निदानकार बोल रहे हैं। ये लक्षण तो अर्धित और अर्धशरीर में व्याप्त होने वाले एकांग रोग और पक्षाघात में ये डिफरेंस रहता है। उसी को माधवाचार्य ने भी यहाँ लिख दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि सिर, नाक, होंठ, ठुड्डी, मस्तक और नेत्र, इनकी संधि में होने वाला वायु प्रकोपित हो जाता है। तो सिर का संधि, नाक का संधि, होंठ, ठुड्डी, मस्तक, नेत्र, इनकी संधियों में रहने वाला जो वायु है, क्योंकि मूवमेंट्स हो रहा है तो वायु तो रहेगा, तो संधियों में वायु रहता है, तो वायु प्रकोपित हो जाता है। तब ऊंचे ऊंचे बोलते हुए, कठोर पदार्थों को खाते हुए, अधिक हंसते हुए, जम्भाई लेते हुए अथवा अधिक बोझ से और ऊंचे नीचे सोने से मुख में किसी भी एक भाग को अत्यंत पीड़ित कर देता है, इसलिए इस रोग को अर्धित कहते हैं। लेकिन ये इन्होंने बोल दिया, हंसना तो सब लोग करते हैं, हंसते हैं, जम्भाई लेते हैं, सब है। लेकिन जो हम लोग षट क्रिया काल में पढ़ रहे हैं कि कुपितानाम ही दोषाणाम शरीर परिधावतम यत्र संग ख वैगुण्यत व्याधि ही तत्रोपजयते, तो ख वैगुण्यता होना बहुत जरूरी है। स्थान संशय जरूर होगा, संचय, प्रकोप, प्रसर, फिर स्थान संशय, व्यक्ति भेद, ये क्रिया जरूर होती है। तो वहां पे संचय क्यों हो रहा है वात का? तो वेगावरोध किया जा रहा है, ऐसे आहार विहार का सेवन किया जा रहा है बहुत ज्यादा, जो वात के जो मॉलिक्यूल्स है उनको संचय हो रहा है पहले, फिर प्रकोप हो रहा है, फिर प्रसर हो रहा है, फिर उसके बाद में स्थान संशय, व्यक्ति, मतलब ये होना जरूरी है। और उसके साथ में ख वैगुण्यता जहां पर आई, जहां पर धातु स्त्रोत वीक हो गए बहुत ज्यादा, वहीं पर वो जाके बैठ जाता है और तभी अर्धितवात करेगा, ऐसा बता रहे हैं। इसमें मुख का एक भाग बायां या दायां हो टेढ़ा होकर कान की ओर खिंच जाता है, इस प्रकार ग्रीवा भी मुड़ जाती है, सिर चलायमान होने लगता है,
सिर पूरी तरह से हिलने लगता है। यहाँ पे वाणी रुक जाती है, मनुष्य साफ साफ बोल नहीं पाता है, नेत्रादि अर्थात आंख, भौं, गाल आदि भी उसी ओर मुड़ जाते हैं या विकृत या भयानक से दिखने लगते हैं। उसी ओर के ग्रीवाभाग, ठुड्डी और दांतों में पीड़ा होती है, जिसकी पूर्व रूपावस्था में उस भाग से रोमांच होता है। शरीर में कंपन होने लगता है, नेत्र मलिन रहते हैं, वायु ऊर्ध्वगामी या प्रतिलोमित हो जाती है, त्वचा सोई सी रहती है, मतलब वहां पे त्वचा में सुप्तता आती है, नमनेस आ जाती है, तोद होता है, सुई चुभोने की तरह पीड़ा होगी या मन्या स्तंभ हो जाएगा। इस रोग को व्याधि मर्मज्ञ, व्याधि के जो मर्म चिकित्सा वाले अर्धित्वात कहते हैं, प्रचलित भाषा में इसे लकवा भी कहते हैं। अभी हम लोग आगे और पढ़ते हैं ना, तो इसमें बता रहे हैं कि जिस रोग में मुख वक्रता आ जाती है, शरीर के आधे भाग में पीड़ा होती है, उस व्याधि को अर्धित कहते हैं। अर्धित में केवल मुख विकृति होती है, ऐसा माधव निदानकार का मत है, परंतु चरक को यह विचार मान्य नहीं है। अर्धित का वर्णन करते हुए चरकाचार्य कहते हैं, अर्धम तस्मिन् मुखार्धे वा केवलम स्यात् तदर्धितम। चरकाचार्य बोलते हैं कि अर्धित में कभी केवल मुख विकृति हो जाती है, तो कभी इस मुख विकृति के साथ शरीर के पूरे आधे भाग में विकृति हो जाती है, ऐसा स्पष्ट कहा है। तो अलग शब्दों में कहना हो तो माधव के मतानुसार यह रोग केवल मुख तक मर्यादित होता है, जिस कारण मुख के आधे भाग में विकृति होती है। उसी तरफ के नेत्र, कर्ण, नासा, कपाल, ओष्ठ, हनु आदि प्रदेश में विकृति निर्माण होती है। लेकिन चरक के मतानुसार रोग का अधिष्ठान मुख के साथ शरीरार्थ भी हो जाता है, और मतलब चरक बोलते हैं कि अर्धितवाद चरक के हिसाब से पूरा बॉडी में होता है, लेकिन माधव निदानकार बोलते हैं केवल फेस पे ही होता है। चरक बोलते हैं कि मुंह भी होगा और पूरा शरीर का एक भाग भी पूरा होगा। तो अर्धित के चरकोक्त लक्षणों का स्वीकार करने पर अर्धित और पक्षाघात में कोई अंतर्भेद नहीं रहता है, ऐसी आशंका ली जाती है। इस शंका के निरसन चरक टीकाकार चक्रदत्त ने कहा है, चक्रपाणी दत्त ने किया है। उनके मतानुसार अर्धित के वेग आते हैं, वह स्थायी रूप का नहीं होता है। अगर वो वेग आ रहे हैं और वो परमानेंट नहीं रह रहे तो वह अर्धित्वात है। लेकिन पक्षाघात में भी मुख टेढ़ा हो रहा है, लेकिन वहां पे स्थायी रूप का मतलब परमानेंट होता है, निरंतर होता है। और अर्धित में मुख विकृति प्रधान रूप से रहती है, पक्षाघात में मुख के साथ हस्तपाद और अन्य कर्मेंद्रियों की विकृति विशेषताएं मिलती है। तो हमें ये फिर समझ आता है कि पक्षाघात है तो वहां पे मतलब वो जाएगा नहीं वेग, वो परमानेंट रहता है, परमानेंट। अर्धित में वेग आएगा जाएगा, ये चक्रपाणी दत्त ने बोला है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि आगे मैं प्रकार बताता हूँ, आप लोग तब तक ये कुछ इस पे बताइए, अपने अनुभव बताइए, मैं इसके फिर टाइप्स भी बताऊंगा। किसी ने पेशेंट देखे हैं अर्धितवात के? अगर देखे हैं तो कृपया बताइए अपने अनुभव। वैसे जी बस आपने जो चरक को यहाँ मेंशन कर दिया ना, तो काफी सारी चीजें वो हो गई, क्योंकि पक्षाघात के जस्ट बाद उन्होंने अर्धित बोला है। तो पक्षाघात के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी अर्धित दिखता है। और जो आप बोल रहे हैं कि माधव निदान जो बोलते हैं कि आके और चला जाता है, परमानेंट नहीं होता, या केवल मुख पर ही रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको केवल मुख पर ही रहता है। लेकिन हो सकता है कि उनके एक माइल्ड स्ट्रोक आया हुआ हो, जो दिखा ना हो और चला गया हो, और उसके बीच में बाद में जो है ये रह जाता हो, क्योंकि ऐसा ऐसा मतलब रिलेटेड सा लगता है वैजी जो हम लोग की क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और ऐसा भी पेशेंट देखने को मिले हैं कि जिनके केवल अचानक से फेस पर ही हो गया, और उसके बाद वो फेस को मतलब पूरी बॉडी पे कोई असर ही नहीं आया। जी वैजी जी, किसी ने अपने प्रैक्टिस में देखा है, कुछ अनुभव है तो बताइए, एक्सपीरियंस। प्रणाम सर। हाँ, एक एक करके। सर जी सर मैंने एक पेशेंट, फीमेल पेशेंट भी थोड़े दिनों पहले ही सर देखी थी, 46 करीबन सर उसकी एज थी। तो उनको ऐसा लगता, उनको 2 बार ऐसा लगा कि जब उनका ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ है उसके बाद उनको ये दिक्कत शुरू हुई है। तो वो उसी के लिए आते थे, लेकिन क्योंकि उनकी एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुगर की चल रही होती थी, तो वो सिर्फ इसलिए कि मुझे सिर्फ फेशियल पैरालिसिस के लिए ही ट्रीटमेंट चाहिए। तो ऐसा अलग अलग तरह के पेशेंट मिलते हैं सर उनमें मतलब मेन जो लक्षण था उसमें एक थोड़ा सा आईब्रो जैसे टोसिस की तरह एक साइड का था,
और साथ में सर जो वाक् प्रकृति थी वो क्लियर नहीं थी और थोड़ा सा लार का टपकना उसी साइड में दिखता था सर। तो सर और उसमें पेशेंट में मतलब एक साइड में मतलब सारे जो भी टोसेस है तो पलकों का और इवन टेस्ट भी थोड़ा सा पेशेंट में प्रभावित हुआ था, उसको टेस्ट नहीं समझ में आ रहा था। तो सर ऐसे कुछ लक्षण मिले थे सर इस पेशेंट में सर नस दिया था मैंने और गंडूश धारण किया था तिल के तेल का। उसके बाद महानारायण तेल से उसको लोकल मसाज करने के लिए बोला था, बलून एक्सरसाइज, स्पून एक्सरसाइज, टंकी स्पून के ऊपर नींबू रख के ऐसे करके एक्सरसाइज करने के लिए दी थी सर। और बाद में ओरल वो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहती थी, तो सर इसी तरह से असर किया था। लेकिन कंटिन्यूस 3 महीने उसने नस से करने के बाद सर उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और उसकी स्पीच क्लैरिटी वगैरह भी अच्छे से हो गई थी सर। तो अच्छे रिजल्ट्स मिले थे सर। जी सर। थैंक यू। डॉक्टर अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर जैसे आपने चरक का बताया ना, तो वही चीज मैं सोच रही थी, क्योंकि ऐसे मिलते हैं सर, जैसे बेल्स पाल्सी है या किसी को अटैक आके ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ ब्लड थिनर चालू रहता है, या फिर अटैक के बाद में उसकी थोड़ी सी कुछ फेशियल इसमें कुछ ये रह जाते हैं, कर्महानि या फिर कुछ। लेकिन कई बार सर जैसे अभी सेरेब्रल पाल्सी या कुछ ऐसे केसेस जो रहते हैं, क्योंकि एक तो मतलब इवन मॉडर्न के हिसाब से तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जैसे आपने चरक और इनका क्लैरिफिकेशन बताया, तो उनको फेशियल पैरालिसिस हुआ है और वो इशिमिक क्लॉट जो है वो बढ़ने के बाद में, और उनका हेमीप्लाजिया भी उसी के कंटिन्यूशन में है। तो ये चरक का मत हुआ। और मिलते हैं सर ऐसे केसेस मिलते हैं कि जिनके पास में, जैसे मैडम ने अभी बताया, तो सिर्फ फेशियल रिलेटेड मतलब उनका क्लॉट भी बहुत छोटा रहता है, कुछ बड़ा इंटरवेंशन नहीं लगता और रिकवरी भी उसमें फास्ट रहती है, जहाँ पे सिर्फ अर्दित है। और वो जो एक लक्षण आपने पढ़ा ना, चुभे जैसा तकलीफ होना, तो उनको जब भी आप अटैक पूछते हो फेशियल के लिए, तो वो ये बताते हैं एक तो अर्ली मॉर्निंग पीरियड में आता है, या फिर जब आता है तो उनको एक दिन पहले हेडेक, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, या फिर चिमचिमाइन या चींटी आने जैसा उस एरिया में पता चलता है, और वो नेग्लेक्ट होने के बाद में उनको फेशियल अटैक बैठता है। ऐसे मैंने हिस्ट्री में देखा, तो ये मिलता है सर टिपिकल आपका स्थान संशय, और उसके बाद में व्यक्ति भेद ऐसे। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सभी को। हाँ जी, बताइए। मैंने भी सर अपनी प्रैक्टिस में देखा है, मेरे पास एक आमवात की पेशेंट आती थी, 69 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी। तो उनको काफी सालों से मतलब 10-15 साल से आमवात था। और जब उनकी एज 69 जब वो मेरे पास आई, तो यही सब सारे लक्षण थे सर। उनको फेशियल पाल्सी हो गया था, टोसिस हो गया था राइट आई में, और टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे वो बोलती थी कि मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो मेरा पूरा एक साइड का फेस में ऐसे जैसे चींटियां रेंग रही हो ना, उस प्रकार से टिंगलिंग सेंसेशन होती थी। और वही एक साइड की मुंह से लार टपकना, और आंखें खोलने में प्रॉब्लम होना, बोलने में भी कभी कभी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम उनको हमेशा नहीं रहती थी, जैसे ही उनका शरीर में वात बढ़ता था ना, तभी ये दिखाई देता था। तो ये बात बढ़ता था, कुछ हेतु आप लोगों ने निकाला क्या? हेतु पहले हमेशा देखा करिए क्या जी है? जी सर, एक्चुअली वो टीचर थे, तो उन्हें ना पूरी मतलब पूरी लाइफ उन्होंने अप डाउन वगैरह किया था, उनका खान पान वगैरह टाइमिंग वगैरह प्रॉपर नहीं था, और रुक्ष अन्न का आहार सेवन वगैरह ज्यादा था। यही हेतु मिला था मुझे तो सर। सर मेरे पेशेंट में तो मैंने आपको जैसे बताया कि उनको ऐसा लगता था कि जब भी मेरा ब्लड शुगर हाई होता है, तब मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है। तो एक उसको 5 साल पहले हिस्ट्री थी, तो शुगर की पुरानी हिस्ट्री है सर। लेकिन वो क्योंकि एलोपैथिक ही ट्रीटमेंट ले रहे थे, और एलोपैथिक का जो भी डाइट चार्ट था प्रमेय का सर, वो टोटली आयुर्वेद से इतना अलग था, क्योंकि डेली उनको स्प्राउट्स खाने के लिए बोला गया था, डेली फ्रूट्स खाने के लिए बोला गया था। और उसमें 2-3 चीजें थी, क्योंकि जब फिर उन्होंने डाइट चार्ट उन्होंने बोला कि आप आयुर्वेद के हिसाब से क्या बताएंगे, तो डाइट वाज टोटली डिफरेंट। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे कैसे, उन्होंने तो ये खाने के लिए बोला, आप ये बोलेंगे। तो मैं कि ठीक है, फिर आपको जो ठीक लगे, अगर ट्रीटमेंट आपको करानी है तो ये डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सर उन्होंने वो क्लियर नहीं किया। मतलब वो डाइट चार्ट, इसलिए वो कहीं ना कहीं आहार विहार वातज कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली हो रहा था, और इसलिए शायद उनको सेकंड टाइम भी ऐसा एपिसोड हुआ होगा। जी, जी सर। थैंक यू। डॉक्टर प्रभात जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी, बताइए सर। सर मैं फ्रिक्वेंटली तो ऐसे केस मिलते हैं सर अर्जित का, जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे केसेस में कोल्ड एक्सपोजर में आते हैं। वो 60+ ईयर्स तक जितने पेशेंट्स में दिखे हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं
ज्यादा वो ठंड के दिन में हुआ है ऐसा, और ज्यादा कोल्ड एक्सपोजर हुआ है, वो इमीडिएटली उनको फेशियल पाल्सी का अटैक आ जाता है। वो आते हैं तो 2 दिन में रिकवर भी हो जाते हैं। 48 आवर्स में ऑलमोस्ट 60-70% रिकवरी हो जाता है, 5-7 दिन में पूरा नॉर्मल, ये सब मिलते हैं। जी ठीक है, आप लोग हेतु पे ज्यादा ध्यान दीजिए, हेतु हमेशा। सर हेतु की बात निकली तो एक बता दो सर, जो हमारे जो 4 टाइप आपने बताए जैसे प्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया जो आयुर्वेद के हिसाब से, उसके अलावा एक कॉमन पैरालिटिक कुछ ड्रग्स रहते हैं पर्टिकुलरली, जिनमें 4 ड्रग्स सक्सिनिल कोलिन, एट्राक्यूरियम, सिस्टाक्यूरम और रोक्यूरनियम करके, इवन मैवाक्यूरियम, ऐसे अगर ड्रग्स इनकी हिस्ट्री में मिलते सर, ये ड्रग्स डायरेक्टली पैरालिसिस इंट्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल अटैक में। और इवन जो ड्रग्स बैन है बाहर जैसे फ्लैजिल वगैरह, हमारे यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं मॉडर्न में, जिनको दिखता है, तो इन लोगों का अगर इनटेक में ये कई हिस्ट्री रहती है, जो काफी ड्रग है, मतलब 1100 से ज्यादा ड्रग्स है जो हमारी इंडिया में चलती है जो बाहर बैंड है सर, उसकी हिस्ट्री अगर रहेगी तो भी नेक का कोई वेन है या फिर ब्लड आर्टरी है जो ब्रेन को सप्लाई करी, वहां पे अगर छोटा इस्चीमिक अटैक भी रहता है तब भी पैरालिसिस का माइल्ड अटैक, लेकिन मेडिसिन इंड्यूस पैरालिसिस अगर आपके पकड़ में आता है, यू कैन गिव अ वेरी गुड कंप्लीट रिकवरी आउट ऑफ इट, अगर उसको उसने हिस्ट्री बराबर दिया तो। आपने हेतु का बात निकाला इसलिए बताया। यू आर राइट अनुरिता मैम, मेरा पेशेंट जो था वो आई थिंक 15 ईयर्स से वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा था फॉर आरए, तो मे बी उसमें ये जो आपने ड्रग्स बताई उसका इंड्यूस 100% रहा ही होगा उनमें, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। उसके अलावा शी वॉज डोमेस्टिक वायलेंस होता था उनके साथ, तो वही वात का अवरोध ये सब ज्यादा यस था। मैम, यस होता है जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अच्छा आशा मैम, आपके पिताजी अभी कैसे हैं, घर आ गए? जी सर, वो घर आ गए। अच्छा, तो अभी कैसे, खाना पीना खा रहे हैं सब? हाँ जी सर, अभी तो एकदम ओके हैं। हाँ चलिए, हम मैम, ठीक हो प्रेयर जाएंगे किया मैम वो। गया, सब अच्छा, भगवान ने सुन लिया प्रेयर। जी हाँ, और आप कैसी हैं? आपको डेंगू हुआ था, अभी ठीक है तबीयत 100%? हाँ ठीक है सर। वो जो है ना, वो संदिग्ध सन्निपात का क्वाथ, अस्थि मज्जा पाचक, चंपकादि अगत, ये सब थोड़ा लेंगी ना तो डेंगू का जो साइड इफेक्ट होता है जॉइंट्स में वो नहीं होगा आपको। ओके। चंपकादि अगत लेंगी ना तो, क्योंकि वो मच्छर काटने से होता है, तो कोई ना कोई विष का प्रभाव रहता है बॉडी में, तो बाद में जॉइंट पेन होता है बहुत ज्यादा, इसलिए। राइट। मैं अभी तो महासुदर्शन घनवटी, गिलोई घनवटी और पुनर्नवाष्टक पाथ ले रही हूँ, और हाँ उसके साथ वो पपीते का पाउडर और मोरिंगा पाउडर, हाँ, बस इतना ही चलाई हूँ। गुड़ूची भी लीजिए, गुड़ूची भी लीजिए, ले गुड़ूची वीकनेस लीजिए। नहीं ले है। रही हूँ, गुड़ूची ले रही हूँ। अच्छा आशा मैम, आपको क्या सिम्टम क्या आए थे डेंगू होने के बाद, क्या हुआ था आपको, क्या सिम्टम थे? सर पहले तो मुझे लगा कि मेरे को थकान है, क्योंकि मैं पापा के पास जा रही थी बार बार, तो वो यहाँ से मेरा 12 किलोमीटर ट्रैवलिंग आना और जाना, मतलब 25 किलोमीटर का डेली का ट्रैवलिंग था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं 2-3 बार भीगी हूँ बारिश में इसलिए, और थकान की वजह से थोड़ा बॉडी पेन वगैरह हो रहा है, और यही मैंने इग्नोर कर दिया सर। फिर 3 दिन के बाद तो मेरे को इतना 103, 104 जितना बुखार आया, और उसके बाद वही सब बॉडी पेन होना और हेडेक, सीवियर हेडेक होना, सर्वाइकल रीजन में बहुत पेन होता था, और पूरा स्पाइन, बैक पेन वगैरह 4-5 दिन तक कंटिन्यूअस रहा मुझे। तो फिर मैंने ये सब मेडिसिन चालू कर दी, तो उसके बाद धीरे धीरे करके ओके तो हो गया, लेकिन सर जो प्लेटलेट डाउन हुए थे ना, मेरे फर्स्ट वीक में थे 1,40,000, और 3 दिन के बाद कराया तो 1,23,000 थे। तो वही सर रिड्यूस होना, दैट इज साइन के अंदर जो भी मतलब रक्त धातु में दुष्टि है। तो अभी रिकवरी के लिए वही सर सब अच्छा वाला ये रक्तपाचक एक शुरू किया है, योग आर्बोरियम प्लस करके सिरप आता है, वो शुरू किया है मैंने। ये तो मेडिसिन का हो गया, आपने आहार विहार क्या किया? आहार विहार में सर मैंने युष कल्पनाओं का ही ज्यादा यूज किया था, जैसे आप बताते हैं वैसे ही मूंग दाल के अंदर बीट और शिगरू जो ड्रमस्टिक रहती है वो, थोड़ा सा बैंगन और करेला, ये सब डाल के मैंने खाया था, सिंधा नमक और मरी पिपरी के साथ। जी, कटु पाउडर थोड़ा सा यूज किया था दिन में मैंने। आपका आम पचन हो गया पूरा? आम पचन सर अभी मुझे 2 दिन से भूख लग रही है,
हाँ, वेरी गुड बाकी आम पाचक वटी भी मैंने बीच बीच में लिया था, जी। तो अभी ठीक है, भूख ठीक से लग रही है। जी, अपना ख्याल रखिए आशा मैम, आप फिर भी हमारे ख्याल रखे, रिपीट आपका जो भी है प्लेटलेट कराते रहिए 15 डेज के हाँ बाद में। हाँ, मैं वो ओके, करा लूंगी वापस 2 डू दिन में टेक केयर। जी। पपीते का पत्ते का रस भी पीते हैं ना? पपीते का पत्ते का रस सर मुझे वॉमिट होती है उससे, इसलिए मैंने वो पपीते का पाउडर मिलता है लीव्स का, जी, लायन कंपनी का आता है लीफ पाउडर, तो वो मैंने मंगवा के दिन में 1-2 बार लेती हूँ। जी। ठीक है, आई एम ओके सर, थैंक यू। हमें सबको बहुत टेंशन थी, मुझे तो एक दिन वो सेशन खत्म होने के बाद मुझे इतना टेंशन है, तो मैंने इसलिए कहा कि एक चीज बताइए, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं बीच में ना सर बिल्कुल सोशल मीडिया से कट आउट हो गई थी, क्योंकि आंख ही नहीं खुल रही थी। जैसे ही हाँ, आंख मैं खोलूं, मेरे को ऐसे लगे जैसे प्रकाश असहत्व हो जाता है ना। बच्चों को भी मैं बोलती थी मेरे साथ बात मत करो, मेरे पास मत आओ, लाइट मत चालू करो, तो मैं नहीं देख रही थी सर, इसलिए। लेकिन अच्छा हुआ ठीक हो गई आप जल्दी। जी जी। सर ये वातपित्तिक ज्वर में आएगा या ये आगंतुक? कीटक दंशजन्य ज्वर मच्छर काटने जी से होता है ना। जी। जी, कमल मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था, अभी मैम ने बोला ना, अनुरिता मैम ने, कि आरए के पेशेंट को कुछ मेडिसिन चालू रहते, तो मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको SCQ 303 साल से चालू है, और वो बोलती है, वो आई थी मेरे पास फ्रोजन शोल्डर करके, और उसको मैंने दिया, वो मेडिसिन से रिलीफ भी था, और मैंने बोला कि ये बंद करना चाहिए, तो बोलती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ तो SCQ से ही जिंदा हूँ, और मैं वो नहीं छोड़ना चाहती। तो वो कितनी देर तक पेशेंट को वो रखना चाहिए, या उससे कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? और वो पेशेंट उस पे मानो वो बोलती कि रूमेटोलॉजिस्ट ने किया है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बेड से नहीं उठ सकती थी, अभी मैं चल फिर सकती हूँ, तो SCQ मिथाइलप्रेडनिसोलोन भी उसका चालू है, वो तो ये सब कितनी ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सालों साल खाएंगे तो उनको 3 साल से चालू है, और अभी टिपिकल सर उसकी रक्त दुष्टि भी है, और आम आम का तो बहुत ही है, वो और ग्रहणी भी दुष्टि है उसका, और मनोहर स्त्रोतस तो पूरा बिगड़ा हुआ है। तो मैं उन ट्रेस फैक्टर भी उसका है, और मैंने जो इतना समझाया उसको, मतलब मैं काउंसलिंग उसका आधा घंटे कर रही थी, लेकिन वो अपने ही बात पे डटी रहती, तो ऐसे मैम पेशेंट में आप उनका LFT और KFT कराइए, उसमें जरूर कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स मिलेगा, और फिर KFT उनको में उसका मैम मतलब क्रिएट थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, बॉर्डर लाइन क्रॉस किया तो किडनी फेल। और 1 साल छोड़िए मैम, अगर राउंड पर 51 टैबलेट से ज्यादा अगर जाती है, क्योंकि हाँ उनका 10 mg 5 mg 1 BD या 1 OD डोज रहता है, उसके हाँ, बाद में KFT उनका डीरेंज या 1 LFT OD है डीरेंज होना ही उसको, है। रात को है 10 उसको। mg होगा मैम। और ये जो संधिवात के पेशेंट है ना, इनको कष्ट नहीं चाहिए, इनको हाँ, हेतु बंद करने का नहीं चाहिए, क्योंकि उनको टैबलेट खाते एकदम आराम मिलना चाहिए। तो इन और लोगों को आगे का बता देना है सब कुछ, कुछ कन्विंस मत करिए, लेकिन उनको आना आप ही के पास में, ये बता दीजिए उनको। तो वही ऐसे पेशेंट में मैम क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं करना चाहिए, इतना आप बता अपना काम बस कर दीजिए, बता दीजिए, हाँ बाकी हाँ, माने या ना माने उनकी मर्जी। ओके, ठीक है सर। जैसे मैम इसमें अगर वो KFT डिरेंज हो रही है और अगर हाँ उसका चालू ही है, तो आप उसके हाँ एंटीडोट्स में जो भी है, हमारी जो मतलब बृहन चिकित्सा है या रसायन चिकित्सा है, जिसमें हाँ आंवला, गुडुचि, गोक्षुर, ये अनंता, सारीवा, उसकी जो भी संप्राप्ति आप पे करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अपने अभी अग्नि मांद्य बताया, तो आप हाँ, रसपाचन, आम पाचन, ये 2 चीजें ऐड करके दे सकते हैं, जिससे वो, लेकिन उसने एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये चीज खराब हो रही है और वो एडिक्ट हो रही है। इट इज जस्ट लाइक एडिक्शन में, उनको वो हाँ। टैबलेट के बगैर और ठीक नहीं और लगता, एक तो यू हैव बात टू क्लियर मैंने, इट। लेकिन अगर पेशेंट समझ नहीं रहा होगा तो मैम ऐसे को हाँ, जबरदस्ती पकड़ के कोई फायदा नहीं, रिजल्ट नहीं मिलता है फिर। और मृदु विरेचन मैंने बोला ना उसको, मृदु विरेचन हम देंगे आपको। अभी तो आम दीपन पाचन आपका होना चाहिए, तो वो बोलती है, मेरे एक डॉक्टर आयुर्वेदिक ही डॉक्टर है, मुझे बोला है आप पंचकर्म करोगी तो आप मर जाओगी।
मुझे तो ये पूरा उल्टा पुल्टा लगा और वो मैंने डॉक्टर ग्रेट ऐसे है मैडम, आप लेटर भिजवाइए कि आप ऐसे गलत मत एटलीस्ट करिए। और अब बोले कि मैं बोलो दोषों का शुद्धि करना चाहिए, शरीर में शरीर का शुद्धि दोषों निकाल से ही होता है, ऐसे नहीं होता। तो नहीं, वो बोली है कि जब आप करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। मैं ऐसे तो नहीं, वो आपके मेरे पास क्यों आई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास मेरे एक सिस्टर है, उनकी बहन है वो, और मेरा तो वो इतना आपके दिमाग। पास क्यों आई जब विश्वास ही नहीं है और सामने सामने मैंने यही बात सर आप जो बोला है ना वही बोले, आपको विश्वास लेना है तो मेरे पास परहेज संभालना ही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं ट्रीटमेंट कर सकती, ऐसे बोला मैंने। लेकिन उसके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हो, बोले नहीं मैम उनका कुछ मत सुनो, आपको जो देना है वो अच्छी तरह से दे देना। तो इसलिए मैंने उसको ट्रीटमेंट किया। लेकिन ऐसे जो पेशेंट आते हैं दिमाग खाने वाले, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बताकर भी वो नहीं मानते तो टू बी कंटिन्यू करना चाहिए उनका वो मेडिसिन, और हमारी तरह टू बी कंटिन्यू हम उनका जो दीपन पाचन रख के, आम पाचक रख के चालू कर सकते हैं, और उसमें रिजल्ट आएंगे क्या, ये पूछना था। आएंगे, लेकिन पहले वो कन्विंस होना चाहिए, हमारा पथ्य पालना चाहिए। हाँ इस दबाव में कर रही है तो वो क्या। हाँ ठीक है ठीक। मैम वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने ये बोला ना कि तुम हाँ पंचकर्मा करोगी तो मर जाओगी, तो हाँ क्या गलत बोला उन्होंने कि वो पथ्य पाल ही नहीं सकती तो पंचकर्मा तो कराने लायक ही नहीं हो, कराएंगी तो सच में उपद्रव होंगे। तो जो हाँ ऐसे पेशेंट हैं उनको जो आप अभी कह रहे थे ना कि दीपन पाचन और ये सब, हाँ ये मतलब जब वो तैयारी करेंगे उतने में ही काफी रिलीफ आने पर तो वो विश्वास उनको हो जाएगा, और फिर वो आगे के लिए पत्ते पालेंगे, क्योंकि जब आराम आने लगता है तो पेशेंट फिर नहीं जाता, फिर कहता नहीं नहीं हम कर लेंगे। हाँ हाँ तो दीपन पाचन अभी दिया है मैंने, लेकिन मेरा उन्होंने बहुत दिमाग खाया, इसलिए मैं सर से पूछो ऐसे पेशेंट आते हैं तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये जो समझते ही नहीं है। नहीं करना चाहिए। मतलब इनमें ना आप पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए, जैसे हाँ नाड़ी स्वेदन हो गया या जो भी उनका संधि का पेन है, क्यों वो HCQ ले रही है, क्यों प्रेडनिसोलोन ले रही है, क्योंकि उनको बार बार उठने में, जैसे संधिवात के आमवात के पेशेंट में क्या रहता है ना, सुबह उठ ही हाँ नहीं पाते हैं, तो ये जो ठीक है। मेडिसिन उनको HCQ वगैरह दे रहे हैं तो उससे उनको आराम आ रहा है, तो आराम से वो अपना डेली रूटीन काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको उसके कंपैरिजन में जो भी हमारे पास नाड़ी स्वेदन है, पत्रपोटली स्वेद है, षष्ठी पिंड स्वेद है, वालुका स्वेद है, ये सब यूज करना है। गिलोय गोक्षुर आंवला, महावात विध्वंसन रस है, पाल्सिन्यूरोन टैबलेट वगैरह है, ऐसी क्विक रिजल्ट जो देती है ना वैसी मेडिसिन आप अप्लाई करिए थोड़ा 10-15 दिन। काउंसलिंग में ऐसा ही बोलिए कि अभी मैं आपको यही दे रही हूँ, इससे आपका पेन कम हो जाएगा, और अगर लिटरली पेन कम हो जाता है देन शी विल बी कन्विंस्ड, देन यू कैन गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट लाइक पंचकर्म में आप जो भी उसको करवाना चाहती हैं, वमन विरेचन, सॉरी बस्ती है, या फिर जो भी आपको प्लान करना है वो आप करवा सकती है। फर्स्ट वी हैव टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट्स। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। आशा मैम, ये जो पल्सीरिनॉन टैबलेट है ये यूएस निगम सर भी बहुत बताते थे, पर ऐसे मिलती नहीं है, तो क्या ये ऑनलाइन मिलती है मैम, फाइटो फार्मा की है, SG फाइटो फार्मा। है मैडम, और बहुत इफेक्टिव है। ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए ये सब, लेकिन ये मैंने अपने काफी सारे पेशेंट में रिजल्ट देखा है। इवन आप बेड रिडन पेशेंट रहते हैं ना, उनमें भी आप दोगे तो पेशेंट 5-7 दिन के अंदर पेन रिलीफ हो जाता है। मैम मॉडर्न के लोग भी यूज करते मिलती हैं नहीं है, पल्सीनियरोन। लेकिन ये लोकली जैसे ऐसे मिलता नहीं है। मिल जाता है मैडम, आप SG फाइटो करके ट्राई कोल्हापुर करें। में है वो कंपनी, SG फाइटो। मॉडर्न के किस भी लोग फार्मा यूज का है? करते हैं इसे। मैम किस फार्मा का है? SG SG फाइटो फार्मा। फाइटो। मैम ग्रुप पे डालेंगे एक बार नाम उसका। हाँ ठीक है, डाल देंगे। पाल्सिनेरॉन तो बहुत मिलता है यहाँ महाराष्ट्र में, तो बहुत चलता है। अर्नोपेन पाल्सिनेरॉन उनका ही है, बहुत अच्छा है। अरविंद सर, एकांगवी रस किसी ने डाला भी है उसका पूरा कॉम्बिनेशन। और एकांगवी आयुर्वेदिक ही है ना रस, पाल्सिनेरॉन। हाँ हाँ आयुर्वेदिक है। कंपोजिशन तो देखा था मैम उसका, अभी शायद कल ही डाला किसी ने। बहुत उसमें बहुत ये चलेगी। एकांगवी सुक्षेकर खुरसानी हुआ एकांगवी महावाती रस, समीर पन्नग रस, एकांगवी रस, ये सब है। हाँ उसका खुरसानी हुआ भी है। composition डाला है, वात व्याधि में बहुत अच्छा वर्क करेगा। इनका सर ऐसे भी ऐसे जैसे मैम मैं बता तो रही हैं, अपने ऐसे पैरालिसिस पेशेंट के हमारे पास पेशेंट्स भी में भी कर देती रहे हैं। हूँ, पैरालिसिस संधिवात के के पेशेंट्स भी देती हूँ, अच्छा रिजल्ट है। अरविंद सर, हाँ जी।
बटक पे इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर देने के बाद में जो साइटिका डिस्टर्ब होती है, उससे जो लोअर लिम्ब है वो अफेक्ट होता है। ऐसे किसी ने केस देखा है क्या? जी मैम। मैम गांठ बन रही है ऐसे तो देखे हैं कि उस जगह गांठ बन जाती है जिस जगह पे नहीं, वो हो गांठ रही है। मैडम वो तो देखा है क्योंकि सबसे सोने के, लेकिन उससे पैरालिसिस इंड्यूस होता है लोअर लिम्ब में। मैम अगर साइट मेरी सही नहीं होगी तो हो सकता है कुछ भी, अगर साइट आपका नर्व के ऊपर है तो वो हो सकता है हाँ डेफिनेटली। हाँ, मैंने साइट गलत बातों में है। सुना है लेकिन देखा नहीं है केस, इसलिए मैंने पूछा इसमें। अनुरिता मैम, हाँ बोलिए ना मैम। वो एकदम मतलब आपका मतलब है कि इंजेक्शन लगाया और तुरंत हो गया हेलो। हुआ ना, या ग्रेजुअली जो बहुत लंबे समय तक इंजेक्शन लगाते हैं और धीरे धीरे उनकी sciatica जैसे लक्षण आते हैं? हाँ, नहीं मैम, वो जब इंट्रामस्कुलर देते हैं बटक्स पे तो गलती से वो साइटिक नर्व डिस्टर्ब होती है और उसके बाद में लोअर लिम्ब जो भी है वो पैरालाइज होता है। धीरे अच्छा धीरे अच्छा। करके होता है, लेकिन होता है। ऐसे रेफरेंसेस मिले, किसी डॉक्टर से भी मैंने सुना है, लेकिन मैंने देखी नहीं है ऐसी केस। किसी ने देखी होगी तो मैंने बोला पूछो। नहीं पैरालिसिस का तो नहीं, लेकिन हाँ पेन हो जाता है और चलने में बहुत दिक्कत होने लग जाती है धीरे धीरे, बिल्कुल वो ऐसा लगता मैंने है देखा है जैसे, कि साइटिका हुआ है, हाँ ऐसे देखा है साइटिका कि जैसे ही हो जाते हैं बिल्कुल एकदम। लेकिन उस पर ट्रीटमेंट में मैम जैसे आघातजन संप्राप्ति मर्माघात जन्य, हाँ उसको वही। ट्रीटमेंट करने से आराम आता है। मैम रेडियल नर्व में भी होता है ऐसे ही, अगर डेल्टॉइड में देते हैं ना कई बार और रेडियल नर्व में बाई चांस हो जाए तो उससे भी हो जाता है। सर वहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा फिर? ये तो आघात उसमें जन्य वही मर्मा। आघातजन्य तो वायु का प्रकोप है, तो वहां पे हमें हम्म। चिकित्सा करनी पड़ेगी पूरा। स्नेहन स्वेदन, फिर उसके बाद अग्निकर्म प्रच्छान, और फिर ये पंचकर्म, बस्ती और नस्य। मैम मैं उसका सर बताती हूँ कि जो इंजेक्टेबल के बाद मैंने हम हॉट फर्मेंटेशन हॉट इसे नहीं देते ना, कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं उधर। मैम तुरंत में नहीं करते, मतलब एकदम तुरंत में तो गरम नहीं देते, पर हाँ थोड़ा सा जब पेशेंट आपके पास एकदम आएगा भी नहीं तुरंत ही, लेकिन एक हफ्ते के बाद में जो लक्ष्य बला तेल है हाँ उसको, या फिर बला ऑयल के अंदर, या किसी भी वात नाशक महानारायणी हो उसमें थोड़ा सा लाक्षा को बॉईल करके अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा लेप जैसा बना के उसका पिच्चू बराबर से डाल के और लाक्षादि गुग्गुल का सेवन, उसमें बहुत अच्छा रिलीफ देता है। उसके बाद फिर थोड़े रिलीफ आने के बाद फिर पत्र पोटली वगैरह का सेवन मतलब लगाने से जो वहां पर छोटे छोटे गुथ टाइप की बन जाती है वो भी पूरी डिसॉल्व हो जाती है। अगर ज्यादा मोटे मोटे गोल गोल जैसे हो रहे हैं वहां पर कौन मतलब जो रोज ही इंजेक्शन लगवाते हैं उनके हो जा रहे हैं, तो पत्र पोटली वगैरह का बहुत ही बढ़िया रोल है इसमें और तुरंत ही आराम आता है। कांचनार वगैरह भी दिया, लेकिन लाक्षादी गुग्गुल का बहुत अच्छा सब रिजल्ट निकला उसमें। मैम ऐसे बहुत इसमें बबून के पत्तों का काढ़ा भी दे सकती है, वो भी काफी इफेक्टिव है। जैसे बबून का लाक्षा रहता है ना, उसी प्रकार से बबून का पंचांग भी कहीं से आपको मिल जाए तो उसका काढ़ा बना के देने से भी बहुत अच्छा अच्छा, रिलीफ मिलता है। बबूल तो इधर काफी कॉमन लगा रहता है, बस ये है कि लंबा होता है थोड़ा, तो नीचे का जो तो ले सकते हैं मैम, जो उसकी जी, जो उसकी पेड़ की जो टहनियाँ रहती है ना, मोटी वाली टहनियाँ, और हाँ जो हाँ उसकी हाँ, फली वगैरह रहती है, आप जी उसको जी अच्छे से साफ करके काढ़ा बना के पीने के लिए दीजिए। बहुत मतलब आप बैक पेन में बोलो या किसी भी वात व्याधि में बोलो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो। जी जी जी। मैम जैसे बोल रही हैं कि वो गांठों में भी फायदा करता है, तो फिर हम क्या लाइपोमा के पेशेंट्स में भी इसको ट्राई कर सकते हैं? मैम वो गांठों का से मतलब ये है कि लाइपोमा की जो संप्राप्ति है वो इससे अलग है ना मैम। वो मेड ये में है। हाँ। हाँ, तो इसके अंदर मतलब उसमें भी करती है, जो हम लोग जब उसको डिसॉल्व तो कर ही देते हैं लाइपोमा में, लेकिन जो यहाँ पर जैसे मैडम बता रही हैं कि पेन जाता है आफ्टर इंजेक्शंस, तो वहां पर इन्फ्लेमेटरी मान के सकते हैं कि आघात जनी होती है, वो बॉडी की रिएक्शन होती है, उसकी वजह से वो वहां पर छोटे छोटे गोल गोल गांठें जैसी बन जाती हैं। अगर बहुत लंबे जैसे ट्यूबरकुलर पेशेंट्स होते हैं उनके स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं, वो ऐसे लेकर आते हैं। दो एक इंजेक्शन लगने के बाद कभी कभी जो होता है वो तो इतना जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जिनके लंबे समय तक इंजेक्शन लगे उनके छोटी छोटी वहां पर गांठें गांठें टाइप की, मतलब आप उसको अगर पैल्पेट करेंगे तो आपको फील हो जाएगा
तो वो भी ये सब इससे चली जाती है। पर अभी मैडम ने बबूल का बताया तो मैडम हम लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ बबूल तो यहाँ बहुत कॉमनली मिल जाता है, आराम से मिलता है तो जी उसको जी मैंने आपने लाक्षा का बहुत ही अच्छा बताया। लाक्षा का तो काफी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन लाक्षा के हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, हाँ क्योंकि क्या है, बबूल वगैरह है वो हमारे आसपास मिल जाता है, इसलिए जी मैंने मैम, मैं क्या करती हूँ कि जो स्टेशनरी की दुकान पे लाख मिलती है ना, जो जिल्द उसको पैक करने के लिए रेड कलर की जो होती है, ओके। या जो कड़े होते हैं उनको भी बॉईल कर देती हूँ उसी में। जो भी अच्छा। लाख मतलब वो स्टेशनरी पे तो मिल ही जाते हैं, वो रेड छोटे छोटे केक टाइप के होते हैं, वो आराम से मिलते हैं। तो तो उसको अगर लेकिन वो लाक्षा मैम, भला ऑयल नहीं मिलता, क्योंकि वो चंदन के साथ दे देते हैं, चंदन भला लाक्षा ऐसे मिलता है। हमको हाँ केवल लाक्षा चाहिए अगर, तो भला ऑयल में जैसे अगर बल्ले चाहिए तो बहुत ज्यादा वात प्रकोपित है तो महानारायण में, ऐसे करके। तो वो तो जो आप लाक्षा जो लाती हैं स्टेशनरी स्टोर से, तो उसको शुद्ध नहीं करना पड़ता है? नहीं है मैम, उसको मैं तो वो क्योंकि लोकली अप्लाई करते हैं तो बस उसको मैं लेके ओके। और तुरंत ही बॉईल कर देती हूँ उसमें। मतलब वाटर के संग बॉईल करते हैं मैम कि उसको तेल के नहीं जरिए नहीं बॉईल नहीं करते हैं? मैम, सीधे बस सीधे उसके अंदर पिघल जाती है वो। अच्छा हाँ, उसको जैसे खूब अच्छे से घोटते हैं तो जैसे क्रीम वो थोड़ा नीचे तो बैठ जाता है, लेकिन जब हम लगाएंगे तो उसको अच्छे से मिक्स करके और पिचू बना के उसको वहां पर टेप कर देती हूँ पेशेंट के। ओके, मतलब वो जो अच्छा, स्टिकी जैसा विदाउट एनी लोड ऑयल, मिलता है विदाउट एनी उसे ऑयल, सिर्फ डायरेक्टली गर्म करना नहीं है? नहीं नहीं मैम, बाला ऑयल के अंदर भला ऑयल के या अंदर ना? महानारायण ऑयल में पिघला देते हैं उसको, पिघल हाँ जाती है वो। ओके और ठीक चलाते है, चलाते रहते हैं उसको, बराबर स्टर करते रहते हैं। ठीक है। कि थैंक यू मैम, ये भी काफी बढ़िया प्रयोग है, करेंगे। लाइपोमा और इसमें यूज करते हैं मैम। वंदना मैम, ऑयल गरम करना है? उसको एकदम पिघलाना अच्छे ही से करना है। बॉईल बॉईल करते हैं मैम, हाँ। कि वो हाँ, लाख पिघल जाए उसमें। ओके ओके, थैंक यू। जी लेप कहाँ कहाँ पे करते हैं आप? मैम, जैसे ये अभी बताया ना कि इंजेक्शन एप्सिस। इंजेक्शन लगाया तो हाँ, मतलब डेल्टॉइड में भी कर सकते हैं, एसटीएल पे भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। ये शशि रेखा मैम और प्रशांत भट्ट जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर। हाँ। सर, एक पेशेंट है 27 ईयर मेल, उनको ना अभी पाइलोनेडल एब्सेस हुआ था और 1 ही महीने के गैप में फिर से राइट थाई में एब्सेस हुआ है। उन्होंने अभी एलोपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि ये बार-बार रिपीट जो हो रहा है, तो अभी उनको एब्सेस ट्रीटमेंट चल रहा है। लाइक हायर एंटीबायोटिक्स वो ले रहे हैं। वो सब रिकवर होने के बाद उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का आप अप्रोच करेंगे। जब मैंने वो हेतु का ट्राई किया हिस्ट्री लेने का, तो मुझे पता चला कि कुछ 8-9 महीने के पहले उनके फादर का देहांत हुआ था, तो उसके चलते इसके ऊपर एक हाउस कंस्ट्रक्शन जो आधा रह गया था, इसका जिम्मेदारी आ गया था। सो इसने ठीक से खाना-पीना ये सब कुछ नहीं किया है। मतलब वात कारक जो भी विहार रहा, वो कर रहे थे वो। ठीक से खाना नहीं खाना, स्किप करना, रात में देर से सोना, बहुत एक्टिव रहना फिज़िकली, और वो कंस्ट्रक्शन के चलते वो धूल वगैरह उसी जगह पे ज़्यादा रहना, ऐसा था। तो मुझे लगा एक तो इम्यून पावर इम्पेयर्ड हो गया है। मैंने जीआरबीएस करवाया, वो नॉर्मल है, 100 है, और सीबीसी भी करवाया था, उसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, एक्सेप्ट डब्ल्यूबीसी का काउंट 12,000 था। तो उन्होंने कहा ये सब थोड़ा जो ड्राई हो जाए एब्सेस आपके पास आएंगे, तो इनमें क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर? मैम, उनका ब्लड शुगर किया क्या? हाँ मैम, मैंने जीआरबीएस सिंस इज 27 जीआरबीएस करवाया था, 100 है। फास्टिंग और ये पीपीबीएस नहीं करवाया मैंने। ओके, इसमें वही दीपन पाचन अनुलोमन बात शामक सब चिकित्सा करना पड़ेगा। मैम हाँ मैम। मैम, पाइलोनेडल साइनस में मतलब हो सकता है कि जो वहाँ ग्रेनुलेशन टिश्यू बनी हो, तो उसमें या तो क्षार का यूज करके, जैसे क्षार सूत्र होता है उससे, या तो फिर उस ग्रेनुलेशन टिश्यू को हटाना ही पड़ेगा मैम, नहीं तो कैसे हीलिंग होगी? मेरे मैम हिसाब से उन्होंने वो लिया है ट्रीटमेंट, मतलब पहले ही उन्हें पाइलोनेडल एब्सेस हुआ था, उसका वो आईएनडी करवाया, मेडिसिन लिया, वो ड्राई हो चुका है। आफ्टर 1 मंथ, मतलब लेस देन 3 वीक्स के गैप में ही शायद उन्हें राइट थाई में फिर से एब्सेस हुआ है, अच्छा, अलग साइड पर हो रहा है। अलग साइड पे हुआ सूक्ष्म है। त्रिफल और एकेटी देते हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी वो ठीक कर देते हैं। बात शामक लेकिन देना है कि वायु का अनुलोमन होते रहे उनके बॉडी से, और वो स्नेहपान कराते जाना है। और ओके। वैसे सफाई भी बहुत जरूरी है, हाँ क्योंकि हाँ मैम, मैडम, सफाई मैंने पाइलोनेल पूछा। साइनस वो रिकरेंट इन नेचर रहता है।
इसलिए पर वो एब्सेस इस बार उसी साइड पे नहीं हुआ है सर, राइट थाई पे हुआ है। तो अलग एंड से शुरू हुआ होगा, देखिएगा वो हाँ टिश्यू हाँ जहाँ रहता है जब तक भी रहता है वो फिर रिकर कर जाता हाँ सर, वो इसी ग्रेनुलेशन बात से है कि वो रिपीट हो रहा है, तो वो हमें आयुर्वेद में ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में वो सब है। सार जैसे काट। बताए उसी तरह स्टार्ट कीजिए, उसके साथ आप खैर सूत्र भी करना चाहिए मेरे हिसाब और मैम उसको ना स्किन को उनको बोलिए कि ड्राई, जैसे वेजी कह रहे हैं वात का, तो जो स्किन एक तो क्लीन होनी चाहिए, दूसरा मॉइस्ट रहनी चाहिए एकदम। तो वो जो अभ्यंग उनको बोलिए कि सफाई रखें और थोड़ी सी उस पे अभ्यंग करें बॉडी, क्योंकि जो हेयर होते हैं कहीं के या कहीं आघात है तो वहां पर कभी कभी पाइलोनेटिस साइनस के पेशेंट की जो साइनस होती है उसमें से बाल निकलते हैं। तो ये सब चीजें बहुत देखने के लिए जरूरी होती है मैम मैंने कि पूछा मैम ड्रेनेज का, वो अपनी स्वैब टेस्टिंग के लिए भेजा था, उन्होंने कहा बाल तो नहीं निकले थे बट पस बहुत ज्यादा, लाइक वो किडनी ट्रे में भर भर के पस निकला था, ऐसे कहा उन्होंने, बाल तो नहीं जी थे। जी जी। नहीं तो मैम ड्रेन अगर होगी तो ग्रेनुलेशन टिश्यू या तो क्षार सूत्र से या वैसे करना ही पड़ेगा मैम। अगर ग्रेनुलेशन टिश्यू वहाँ बना रह गया, अगर वो ससेप्टेबल है बार बार, तो जैसे वैद जी कह रहे थे कि हमको बात देख लेना चाहिए पेशेंट की, हमें ये तो शुद्धि ऐसा करते तो रहना नहीं चाहिए करता। वहां पे, मृदु अनुलोमन देते रहना चाहिए और फिर ना अनुलोमन भी देना चाहिए और लोकल एप्लीकेशन अभ्यंग ये सब बॉडी मॉइस्ट रखे और सर मतलब थोड़े अनुलोमन का मेडिसिन कौन से यूज कर सकते अनुलोमन के लिए? इसमें आप मृदु। एरंड तेल या गंधर्व की या त्रिवितलेहम रोज 1 चम्मच रात को दे दीजिए। रोज का रोज पेट साफ होते जाएगा, बॉडी हाँ से सर। टॉक्सिन्स निकलते जाएंगे डेली डेली। और वैद ओके। जी का सूक्ष्म त्रिफला बहुत ही बढ़िया है। हाँ, मेरा एक बार यूज करे सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, इतना जल्दी रिकवर होता है, इतना जल्दी कि क्या बताए। ओके सर, सूक्ष्म त्रिफला एंड एकीटी। हाँ, और अमृत उनको कोई रसायन चला सकते हैं क्या सर अभी? मधुस्मही रसायन तो बहुत अच्छा रहता है ऐसे केसेस में, मधुस्मही रसायन। ओके सर। तो अभी सिर्फ में जब कल वो कहेंगे, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद आएंगे, क्योंकि उनका अभी एंटीबायोटिक आईवी चल रहा है, तो मैं उनको अभी के लिए वो सूक्ष्म त्रिफला एंड गंधर्व हरित की शुरू करूंगी। हाँ और कुछ 15 दिन के बाद मैं ये रसायन शुरू कर सकती हूँ ना? हाँ ओके सर। ठीक है। डॉक्टर सर इसमें प्रशांत लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ जात्यादि मलम या ऐसा कुछ दे सकते हैं क्या? दे सकते जात्यादि बहुत अच्छा रहता है मैम, बस ग्रेनुलेशन टिश्यू हट जाना चाहिए उसके बाद। हाँ वो तो जैसे अभी ट्रीटमेंट चल रही है तो हट ही जाएंगे। बहुत अच्छा मैम, जात्यादि का पिच्चू रखना चाहिए वहां पर और उसको अच्छे से जात्यादि डाल देना चाहिए अगर साइनस है हाँ तो। अंदर डाल के पूरा ड्रेसिंग करना चाहिए जात्यादि तेल या वर्ती भी रख सकते हैं मैम वर्ती रख उसकी। सकते हैं। जी जी। ओके, जात्यादि मलम का जैसे गॉस पीस में वो मलम का लगा के जहाँ पे वो साइनस बना हुआ है वहां पे इंसर्ट करना है। जी मैम, वर्ती साइनस में तो वर्ती से पूर्ण करते हैं हाँ। तो धीरे धीरे वर्ती कम छोटी होती चली जाती है और हीलिंग हो जाती है, बहुत अच्छा रहता है उसमें। अभ्यंग के लिए कौन सा तेल यूज करना होगा? कोई भी मैम ले लें, जो भी वो जिस प्रांत के हैं जहाँ पर जो लोकल लाइक अवेलेबल बला हो। तेल, वो सब, नारायण तेल, निर्गुंडी तेल, तिलहन ये सब तेल use- का भी आप पिच्चू रख सकती है वहां पे। मैम पूरी कौन? बॉडी के लिए तो ऐसा ऑयल यूज करें ना जो कि वो रोज लगा पाए। हाँ निर्गुंडी भला महानारायण, हाँ, मतलब निर्गुंडी का ये मैम सब तो मिल जो जाए। घर में बना तेल है वो तो बहुत बढ़िया। आशा मैम ने बोला, मैंने बनाया, हालांकि बरसात थी पर मैंने बनाया निर्गुंडी का तेल। अभी मैं थोड़ा ही बनाया, बरसात वर्षा ऋतु फिनिश होने के बाद मैं फ्रेश निर्गुंडी ला के फिर बाद में बनाऊंगी। तो वो तो आप मैम लगा सकते हैं, लेकिन महानारायण वगैरह स्मेल करते हैं, तो ऐसे ऑयल हो जो पेशेंट रोज लगाए, अपनी दिनचर्या में अभ्यंग को शामिल करे। ओके मैम, वैसे तो मैं ही, निर्गुंडी तेल रखूंगी, उन्हें कहूंगी जब नहाने के लिए वो जाएंगे अभ्यंग जैसे लगा के हाँ नहाए। हाँ वो अच्छा है मैम। तो अच्छा हाँ मैम। ओके, वैद्य अष्टांग हृदय का समय हो गया। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।